बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग ने बिजनेस लॉ को पढ़ना शुरू किया है। बीच में हमने कोई थोड़ी सी अपना टेस्ट पूरा करने के लिए पॉलिटिकल गुफ्तगू कर ली है और ऑनलाइन वाले बच्चे उससे महरूम रह गए। तो जनाब हमने कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड किया था, कुछ चीज़ों को हमने पढ़ना शुरू किया था और हम कल पढ़ रहे थे व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को हम डिफाइन कर रहे थे कि असल में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा जिसके अंदर ये 10 फॉर्मेलिटीज पूरी की गई होंगी। ठीक है ना। ये 10 फॉर्मेलिटीज क्या क्या थी जी? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एक ऑफर आ रही हो फिर उसकी एक्सेप्टेंस हो रही हो, लीगल रिलेशनशिप, कंपिटेंसीज ऑफ पार्टीज, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट। इनमें से कुछ को कल हम एक्सप्लेन कर गए थे। मसलन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को हमने कल डिस्कस कर लिया था कि इससे क्या मुराद है। देयर मस्ट बी वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस। अगरचे हम थोड़ा सा आगे चल के ये भी डिस्कस करेंगे कि वैलिड ऑफर से क्या मुराद है और वैलिड एक्सेप्टेंस से क्या मुराद है। फिर आ गया था लीगल रिलेशनशिप। ये बात हम काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके थे कि इंटेंशन जो है पार्टीज की क्या होनी चाहिए, टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन होनी चाहिए थी। फिर हमने वही पिछले वाली एग्जांपल को यहाँ दोबारा से टेकअप किया था। ये हम ऑलरेडी उधर इसको डिटेल में पढ़ चुके थे और हमने अंडरस्टैंड ये किया था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। सोशल, डोमेस्टिक एंड रिलीजियस, इस तरह की जो आप डीलिंग कर रहे हैं, लॉ इसको बाय डिफॉल्ट प्रिज्यूम करता है कि ये क्या है, एग्रीमेंट्स हैं। हाँ, आप इनको कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहें तो लॉ आपको अलाउ कर रहा है कि आप लिखकर फिर इसको कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर लें। फिर जो कमर्शियल नौयत के कॉन्ट्रैक्ट्स आप कर रहे हैं, लॉ इसको प्रिज्यूम कर रहा है कि ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हैं। हाँ, आप लिखकर इसको एग्रीमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। ये दो गुफ्तगू हो रही थी यहाँ पर। फिर हम और आगे चले तो हमने कहा कंपिटेंसीज ऑफ पार्टीज। कंपिटेंसी से क्या मुराद था? लॉ कह रहा था कि पर्सन जो है कंपिटेंट होगा कब? जब उसकी एज मेजॉरिटी की होगी, साउंड माइंड होगा और नॉट डिक्लेयर डिसक्वालीफाइड। अगर वो डिसक्वालीफाइड ना हो, किस लॉ ने? जिस लॉ का वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर किसी शख्स में ये 3 इंग्रेडिएंट्स पाए जा रहे हैं तो दैट पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने कहा कि यार एग्जामिनर जो हमारा है वो तो रिवर्स स्विंग खेलने का आदी है। वो तो जो कहता है कि लॉ तो बता रहा है हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो हमारे से पूछता है हु इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर हमें कैसे देखना पड़ेगा? फिर हमने कहा कि यार इसका रिवर्सल बना लेते हैं। लॉ ने कहा था कि पर्सन कॉम्पिटेंट है जो मेजर होगा। हमने कहा जी पर्सन कॉम्पिटेंट नहीं है, इनकॉम्पिटेंट है जो माइनर होगा। लॉ ने कहा था पर्सन का साउंड माइंड होना जरूरी है। हमने कहा इसका मतलब है जो अनसाउंड माइंड है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। लॉ ने कहा था कि डिस्क्वालीफाई ना हुआ हो, तो हमने कह दिया जी जो डिस्क्वालीफाई हो गया हो। अगर ये वाला शख्स कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, ये वाला शख्स जिसमें ये 3 कैपेबिलिटीज मौजूद हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्ट ये साइन करता है उसको हम कहते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इस एंगल से बाकी 9 बातें भी पूरी होनी चाहिए। ठीक है ना, बाकी 9 बातें भी पूरी होंगी फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। और अगर ये वाला शख्स कर रहा है तो भले बाकी 9 ठीक भी हो, भले बाकी 9 ठीक भी हो, तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। क्लियर होगी ना बात? अच्छा जी। फिर हम आगे चले, कंसिडरेशन पर हमने बात की। हमने कहा कि एन एग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन, नॉट ओनली कंसिडरेशन। कल यहां तक चले गए थे हम? ओके, लॉफुल कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन हैज बीन डिफाइंड। अच्छा, कंसिडरेशन के लिए लॉफुल होना जरूरी है। इसका मतलब है अगर कंसिडरेशन में कोई इलीगल इवेंट आपने डाल दिया तो वो एज अ कंसिडरेशन नहीं हो सकता। या एक दूसरी बात हमने यहां से करनी है, फिर आगे एक चैप्टर में जाकर इसकी तफसील आएगी, डिटेल आएगी। एक लाइन हमने यहां से बनानी है, अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। यानी अगर कोई मुआहदा, कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ है, 2 पार्टीज ने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। मसलन एक शख्स ने कहा यार ये प्लॉट मैं आपको दे दूंगा, फलां तारीख को आए, आपके नाम ट्रांसफर कर दूंगा। उसने कहा यार आप मुझे लिख के दे दो। कहा जी लिख लें जी, साइन कर दिया, सारा कुछ कर दिया। अब बाद में मुझे लग रहा है यार ये वैसे मैंने बाय द वे इसको क्यों दे दिया प्लॉट, मैंने तो नहीं देना।
अब मैं प्लॉट उसके नाम ट्रांसफर नहीं कर रहा, जबकि मैंने स्टाम्प पेपर पर लिख कर सब कुछ दे दिया है। क्या ये बंदा अदालत में जाके मुझसे प्लॉट ले सकता है? तो ये कॉन्सेप्ट बता रहा है कि नहीं ले सकता, बिकॉज कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं हुई है। अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। ये जनरल प्रिंसिपल है। हाँ, आगे रेलिवेंट चैप्टर में जाके हम इसकी थोड़ी सी एक्सेप्शंस पढ़ेंगे कि देयर आर सम एक्सेप्शन कि जहां कंसिडरेशन नहीं होगी लेकिन तब भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड मान लिया जाएगा। लेकिन जनरली उसूल क्या है? कंसिडरेशन का होना जरूरी है। हाँ, कंसिडरेशन का फेयर होना जरूरी नहीं है कि अगर ये 1 करोड़ का प्लॉट है और मैं आपको कह रहा हूं मैं 1 लाख का आपको सेल कर रहा हूं, अब एग्रीमेंट साइन हो गया, अब आप अदालत जा सकते हैं। ठीक है ना? अब आप अदालत जा सकते हैं बिकॉज कंसिडरेशन का होना जरूरी है, फेयर मार्केट वैल्यू होना जरूरी नहीं है। भले सिंगल 1 रुपी कंसिडरेशन आ जाए तब भी आप अदालत जा सकते हैं, क्योंकि फेयर होना जरूरी नहीं है, कंसिडरेशन का होना जरूरी है और लॉफुल होना जरूरी है। कोई चीज ऐसी कंसिडरेशन में एक्सचेंज नहीं की जा सकती जो इलीगल हो, अलाउड ना हो। फ्री कंसेंट, ये भी हो गया था कल। फ्री कंसेंट, एन एग्रीमेंट मस्ट बी मेड बिटवीन पार्टीज बाय फ्री कंसेंट। फिर हमने कहा था जी कौन सी फ्री कंसेंट नहीं है? कंसेंट इज नॉट फ्री। लॉ ने नेगेटिवली डिफाइन किया, उसने कहा कंसेंट इज नॉट फ्री इफ इट इज ऑब्टेन्ड बाय कॉजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। अगर इनमें से किसी वजह से हमने कंसेंट ली है तो इस कंसेंट का एतबार नहीं है। ठीक है? ये सारी बातें अगले चैप्टर में जाकर हमने डिटेल में अलग अलग भी पढ़ना है कि कॉजन क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है, फ्रॉड किसे कहते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, इन तीनों में खास तौर पर आखिरी 3 वालों में फ़र्क क्या है, फ्रॉड में और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या फ़र्क है। बज़ाहिर तो एक ही बात लग रही, लेकिन फिर फ़र्क क्या है? फ्रॉड हम उसे कहते हैं जिसमें कोई शख्स उसे पता है कि ये चीज़ मैं गलत कर रहा हूं, इसको फ्रॉड कहते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है हुआ आपके साथ तो फ्रॉड ही हुआ है लेकिन मुझे नहीं पता। आज समझ आ रही है? मैं एक्सप्लेन करता हूं। मैं एक चीज़ सेल कर रहा हूं, एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं जो जब मैंने बाई की तो मुझे बताया गया कि ये जर्मनी की मैन्युफैक्चर्ड है, मेड इन जर्मन है, और मैं यही बिलीव करता हूं कि यार मैंने बड़े ठीक बंदे से खरीदी हुई है, इसके ऊपर लिखा हुआ भी मेड इन जर्मनी है और ये मेड इन जर्मनी, मैं यही बिलीव कर रहा हूं। आप मेरे पास परचेज करने आए, आपने कहा जी कहाँ की बनी हुई है, मैंने कहा जी जर्मनी की बनी हुई है। आपने खरीद ली, चले गए, जाकर आपको पता चला ये तो चाइना की बनी हुई है। क्या मैंने आपके साथ फ्रॉड किया है कि मिस रिप्रेजेंटेशन किया है? मिस रिप्रेजेंटेशन किया, हालांकि आपके साथ तो फ्रॉड ही हुआ है। सिर्फ फर्क इतना है, फ्रॉड में जो बंदा फ्रॉड कर रहा है उसे पता है कि मैं आपको मिसगाइड कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं आपके साथ। मिस रिप्रेजेंटेशन में ये बंदा खुद मासूम होता है लेकिन आपके साथ तो सेम ही काम हो रहा है। तो वहां डिटेल में हम जाकर इनको पढ़ेंगे। अच्छा जी, लॉफुल ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अनलॉफुल। अच्छा, लॉ में अक्सर ऐसे होता है कि बाज़ चीज़ों को हम पॉजिटिवली डिफाइन कर देते हैं और बाज़ चीज़ों को नेगेटिवली डिफाइन कर देते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अनलॉफुल। अनलॉफुल क्या है? नंबर 1, इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, अगर लॉ ने वो काम मना किया हुआ, बैन किया हुआ, फॉरबिडन बाय लॉ है, is of such nature that if permitted would defeat the provision of any law। वो कहते हैं अगर ये बात अलाउ कर दी जाए ना तो ये असल में किसी दूसरे लॉ की प्रोविजन को डिफीट कर देगी, यानी उसका फायदा नहीं रहेगा। इट इज फ्रॉडुलेंट, इट इन्वॉल्व एन इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ another person। The court regard it as immoral or opposed to public policy। कितनी चीजें हो गई? 5 चीजें हो गई।
लॉ कहता है ये 5 चीजों को हम लॉफुल नहीं समझते, अगर इनमें से कोई ऑब्जेक्ट है आपका तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं है, ठीक है ना। मसलन पहला, फॉरबिडन बाय लॉ, रियासत को, कानून को ये इख्तियार है ना, किसी भी चीज को लीगल करार दे दे, किसी भी चीज को इलीगल करार दे दे। मसलन कोविड के दौर में एनसीओसी नोटिस जारी करती है जी, इंडोर डाइनिंग बंद हो गई जी, शादी हॉल्स बंद हो गए जी, अब मास्क के बगैर जाना ये हो गया, फला हो गया, एजुकेशन के इदारे बंद हो गए जी। अब हम उन दिनों में एक शादी हॉल में जा रहे हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं कि जनाब इतने पैसे होंगे, इतने अफराद होंगे, ये होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट की हैसियत क्या है? क्या ये ठीक है? क्या ये अनलॉफुल है? बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट का लॉफुल होना जरूरी है और रियासत को इख्तियार है, कानून को इख्तियार है, वो किसी भी चीज को लॉफुल करार दे दे, किसी को भी अनलॉफुल करार दे दे। मसलन स्मगल्ड आइटम अनलॉफुल हो गया, ड्रग्स की ट्रेडिंग करना अनलॉफुल हो गया, और बहुत सारी चीजें जो अनलॉफुल हो सकती है। तो इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, जैसे आप कंपनी बनाते हैं, एसईसीपी में रजिस्टर्ड होते हैं, एसईसीपी आपको बताती है कि भाई आपकी कंपनी इस तरह का बिजनेस नहीं करेगी। किस तरह का? कि आप ये एक प्रोडक्ट मेरे से खरीदेंगे, फिर आगे 4 लोगों को बेचेंगे, फिर वो आगे 4 लोगों को बेचेंगे, ऐसे चलते हैं ना बिजनेस। क्या कहते हैं इन बिजनेसेस को हम? हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग वाली कंपनी जो होती है। अब ये दुनिया भर में अलाउड है, एक मतलब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा है जिसमें ये बिजनेस अलाउड है, लेकिन हमारा कंपनी लॉ इसको डिसअलाउ करता है, बल्कि हमारे से अंडरटेकिंग लेता है उस वक्त। एक तो ना मना है, नहीं इतनी शिद्दत से मना है, आप अंडरटेकिंग देते हैं कि मैं ये काम नहीं कर रहा हूँगा। रीजन तो लंबी बात है ना, रीजन लंबी बात है कि उन्हें लगा कि इससे फ्रॉड हो रहा है, फुला हो रहा है, दिमाग हो रहा है। हमने बजाय इसके कि फ्रॉडियों को पकड़ते, हमने कारोबार को ही पकड़ लिया। लेकिन इस वक्त लॉ क्या कह रहा है? दिस इज फॉरबिडन बाय लॉ। अब मैं इससे रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूं तो उस कॉन्ट्रैक्ट की क्या वैलिडिटी है? कोई वैलिडिटी नहीं है, ठीक है ना। उस वक्त ये पहली बात तो ये लिखी है, इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, कि लॉ उसको मना कर रहा हो, एक बात। या कोई ऐसी प्रोविजन हो कि अगर हम अलाउ कर देंगे तो किसी दूसरे लॉ की प्रोविजन जो है वो बेसिकली डिफीट हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, तो फिर ये भी नहीं करना चाहिए। तीसरा आ गया फ्रॉडुलेंट, अगर कोई फ्रॉड हो रहा है उसके अंदर। फ्रॉड को भी हमने डिफाइन नहीं किया, आगे जाके चैप्टर में आएगा, लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया कि जो शख्स काम कर रहा है उसे भी पता है मैं गलत काम कर रहा हूं। तो अगर इस तरह से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई हैसियत नहीं है। मसलन आप एक गाड़ी सेल कर रहे हैं, कार सेल कर रहे हैं, इंपोर्टेड कार सेल कर रहे हैं, और इंपोर्टेड गाड़ियां जो हैं क्योंकि जाहिर है ये यूज्ड आ रही हैं हमारी कंट्री में ज्यादातर, तो इसके साथ एक ऑक्शन शीट आती है जो गाड़ी की क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ग्रेडिंग। जब गाड़ी सेल कर रहे होते हैं तो पूछ रहे होते हैं, बायर पूछ रहे होते हैं किस ग्रेड की गाड़ी है, जो सबसे अच्छा हो सकता है वो 5 हो सकता है, फिर आ गया जी लाइक 4.5, 4 आ गया। जैसे जैसे ग्रेड नीचे जा रहा है गाड़ी की क्वालिटी कम होती है। आपने मुझे डॉक्यूमेंट दिया है, ऑक्शन शीट दी है और कहा है कि ये गाड़ी 5 ग्रेड की है, मैंने परचेज कर ली। आपको पता है कि 5 ग्रेड की नहीं है, बल्कि हमने ये डॉक्यूमेंट जाली बनाया हुआ है, ठीक है। अब मैंने गाड़ी खरीदी, बाद में मुझे किसी ने बताया कि यार पागल हो तुम, ये 5 ग्रेड की गाड़ी है, ये तो 5 ग्रेड की गाड़ी नहीं है। तो जब मैंने जापान से इदारे से रेलिवेंट से डॉक्यूमेंट निकलवाया तो पता चला नहीं ये तो 3 ग्रेड की गाड़ी है। अब पता चला मेरे साथ क्या हो गया है? फ्रॉड हो गया है। अगर तो सेल करने वाले को पता था कि 3 ग्रेड की है तो फिर मेरे साथ फ्रॉड हो गया, अदरवाइज मिस रिप्रेजेंटेशन होगी। लॉ कह रहा है अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो इस कॉन्ट्रैक्ट की भी कोई हैसियत नहीं है, आप अदालत में जाएं और बताएं कि मेरे साथ फ्रॉड किया गया। बात समझ आ गई? तो जो ऑब्जेक्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट का उसके अंदर फ्रॉड इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इट इन्वॉल्व्स एन इंजरी टू द पर्सन, किसी शख्स को फेंटा लगा दो जी,
इसकी ठुकाई कर दो जी, इसको मार दो जी, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करना लीगली अलाउड नहीं है, ये भी नहीं होगा। या किसी की अमलाक को नुकसान, जी उसके शीशे तोड़ें जी, उसके घर पे फायरिंग कर दें जी, ये वाली बात मना की जा रही है कि ये भी कॉन्ट्रैक्ट जो है ये ठीक नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अनलॉफुल है। और आखिरी बात लिखी हुई है कि अगर अदालत किसी बात को डिक्लेयर कर दे कि ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है या इमोरल एक्टिविटी है और अदालत को ये इख्तियार है, फिर आगे इसके ऊपर थोड़ी सी तफसील आएगी अगले चैप्टर्स में जाके कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क में अदालत ने आज तक कहा हुआ है कि यार ये इमोरल है, ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, ये अगेंस्ट हमारे नेशनल इंटरेस्ट है, तो फिर वो वाले कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकेंगे। मसलन सोशल मीडिया के ऊपर आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग, कोई पाकिस्तान के खिलाफ कंपेन चल रही है या हमारे सेंसिटिव इदारों के खिलाफ कोई कंपेन चल रही है, तो फिर हम उसको यहाँ इसी कैटेगरी में लाएंगे कि ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है, ये इमोरल है। या जैसे आपने देखा कि इस दफ़ा गवर्नमेंट ने सोचा, ये वो 7-8 मार्च वाली तारीखों में जब वो एक औरत मार्च हो रहा होता है, तो इसको कंसिडर किया गया कि इसको प्रोहिबिट कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, लेकिन किया नहीं। ठीक है, वो जो हमने सोचा कि ऐसा कर दें, तो लॉ से हमें पावर कहां से मिल रही थी, यहां से मिल रही थी कि हम ये कहें कि अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है। तो ऐसे हमारा लॉ में कह रहा है कि इस तरह भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। इन 5 चीजों से पता चलता है कि ये लॉफुल ऑब्जेक्ट है या लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट का लॉफुल होना भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है। Not expressively declared as void. There are certain agreements which have been expressively declared as void. लॉ कहता है यार ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, void का मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं है, अदालत में आएंगे तो हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, void कॉन्ट्रैक्ट है। नंबर 1, एग्रीमेंट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज पार्टली अनलॉफुल। ऑब्जेक्ट का तो मतलब है जो काम हमने करना है, बंदा मरवाना है, तो बात ही गलत हो गई। या कंसिडरेशन जो मिलेगी, काम ठीक है, आप मेरा घर कंस्ट्रक्ट कर दें, एक कॉन्ट्रैक्टर से मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, आप मेरा घर कंस्ट्रक्ट कर दें, मैं आपको 2 किलो ड्रग्स प्रोवाइड करूंगा, कंसिडरेशन इलीगल है। ऑब्जेक्ट ठीक है, घर कंस्ट्रक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कह रहा है द एग्रीमेंट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज पार्टली अनलॉफुल। या तो कंसिडरेशन अनलॉफुल है या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, दोनों सूरतों में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। नंबर 2, एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन। ये वो पीछे से भी हम उठाकर जिसको ला रहे थे, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, इसकी कुछ एक्सेप्शन आएंगी अगले चैप्टर में जाके, हम कुछ चीजें पढ़ेंगे कि ये वो एग्रीमेंट हैं जो विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड हैं, लेकिन जनरल परसेप्शन यही है एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन नो एग्रीमेंट, ये कहना चाह रहे हैं। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, किसी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करना कि आप शादी नहीं करोगे, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, ये भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, इसको भी अलाउ नहीं करता लॉ। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, किसी से ये मुआहिदा करेंगे कि यार आप अदालत में नहीं जाएंगे, कोई एक काम हो गया लेकिन आप अदालत में नहीं जाएंगे, ये बात भी इलीगल है। मसलन किसी के यहां चोरी हो गई, चोरी पकड़ी गई, अब चोर कह रहा है यार मैं आपको पैसे तो वापस कर रहा हूं, लेकिन आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, आप अदालत में नहीं जाएंगे। या महल्ले वाले चंद लोग डल गए बीच में, वो कहते हैं यार ठीक है यार ये पैसे भी दे रहा है, बस छोड़ो, अब आप थाने में रिपोर्ट नहीं कराओगे, अब आप अदालत में नहीं जाओगे, लीगल प्रोसीडिंग। वो कह रहा है इस एग्रीमेंट की भी कोई हैसियत नहीं है, लॉ आपको ये वाला एग्रीमेंट करना अलाउ नहीं करता। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। अच्छा, इसको उस पुरानी वाली बात से नहीं कंफ्यूज करना आपने कि सर आपने तो कहा था जो कमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट हैं तो आपका जी चाहे तो इसमें लिखकर इसे एग्रीमेंट बना लें, अदरवाइज लॉ इसको
कॉन्ट्रैक्ट समझता है, तो वो भी तो यही बात है। नहीं, फर्क है दोनों में। एक है मैं और आप एक डीलिंग कर रहे हैं कमर्शियल नेचर की, हम उस वक्त ही ये बात तय करते हैं कि हम दोनों में से कोई भी अदालत में नहीं जाएगा, इस पे पाबंदी नहीं है। ये अभी जब हम ये सारा चैप्टर पढ़ लेंगे तो आखिरी 2 चैप्टर में जाकर हम आपको 1-2 लॉ और पढ़ाएंगे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के लिए, वहां भी ये बात पढ़ेंगे जाकर। मतलब आप हफीज सेंटर चले गए और आप वहां से कोई चीज़ खरीद रहे हैं, लेट्स अज्यूम बाय कर रहे हैं, और रसीद के ऊपर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो गई, आपको कस्टमर की हैसियत से और शॉपकीपर के दरमियान में कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो गया, तो आप अदालत नहीं जाएंगे बल्कि हफीज सेंटर की जो अपनी कमेटी बनी हुई है उसके पास जाएंगे। ये वाली बात अलाउड है, क्योंकि अभी तो ये नहीं पता कि डिस्प्यूट मेरी तरफ से अराइज होना है या आपकी तरफ से अराइज होना है, किसी खास बंदे। ये तो हम इस ट्रांजैक्शन के डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं यार इसके ना अदालत में नहीं जाएंगे बल्कि अदालत की बजाय ना हम आर्बिट्रेशन कर लेंगे। क्या मतलब, पंचायत बना ली है हमने, एक कमेटी बनाई हुई है, वो कमेटी फैसला कर दिया करेगी। ये अलाउड है, ये हम पढ़ेंगे भी एज अ लॉ आगे जाकर। ये कुछ और बात हो रही है, एग्रीमेंट हो, इवेंट हो गया हुआ है, इवेंट हो गया हुआ है, किसी के घर में चोरी हो गई है, किसी के घर में मर्डर हो गया है, किसी के घर में और कोई इवेंट हो, अब आप कहते हैं यार लिखें आप अदालत में नहीं जाएंगे, इसको मना किया जा रहा है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, लॉ कहता है अगर ये आप एग्रीमेंट कर भी लेना तो इसकी कोई हैसियत नहीं है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, क्या मतलब, आप किसी के साथ ये एग्रीमेंट करें कि मैं इस चीज की, ये बिजनेस नहीं करूंगा, ये काम नहीं करूंगा, ये प्रोफेशन नहीं इख्तियार करूंगा। लॉ कहता है आगे डिटेल बताएंगे आपको किस चैप्टर में जाकर, लेकिन यहां लॉ आपको बता रहा है कि ये एग्रीमेंट ठीक नहीं है। ठीक है, मसलन हम कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे टीचर भी पढ़ा रहे हैं, हम टीचर से एग्रीमेंट करें कि यार आप हमारे पास पढ़ा रहे होंगे तो हमें छोड़ने के बाद आप 5 साल तक कहीं और टीचिंग नहीं करोगे, और ये स्टाम्प पेपर भी लिख लें, इसके ऊपर डिटेल भी बना लें, सारा कुछ कर लें, अंगूठे भी लगा लें, साइन भी कर लें, हाथों के भी अंगूठे लगा लें, पैरों के भी लगा लें। लॉ कहता है कोई फ़ायदा नहीं अंगूठे लगाने का, ये वाली बात ठीक नहीं है। हाँ, आगे जब डिटेल आएगी अगले चैप्टर में 1 में जाकर, वहाँ वो थोड़ी सी आपको रियायत देगा कि आप कोई रीजनेबल सी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। मसलन आप ये कहें कि यार आप जब हमारे पास से छोड़ेंगे तो 3 महीने तक कहीं और नहीं पढ़ाएंगे। लॉ कहता है ओके ठीक हो गया, ये शायद आप अपने कस्टमर को इंटैक्ट रखने के लिए, बिकॉज ये भी तो एक इमोरल एक्टिविटी है कि एक आदमी कहीं पढ़ा रहा है या किसी शॉप पे काम कर रहा है या किसी इदारे में काम कर रहा है और वो इदारा छोड़कर अपने इदारा बनाए और सारा कस्टमर उसको उठाकर साथ ले जाए। लॉ इसको भी गलत समझ रहा है, लेकिन लॉ इदारे को ये इख्तियार दे रहा है, इस वजह से कोई एक रीजनेबल स्टाइल तक की रिस्ट्रिक्शन लगाना इसको अलाउ कर रहा है। तो आप ये डिटेल में आगे जाकर पढ़ेंगे कि रीजनेबल से क्या मुराद है। ओह हमें छोड़ो यार, फिर लॉ पढ़ लो तुम लॉ पढ़ लो फिलहाल, ठीक है ना, हर चीज को एनवायरनमेंट से टच ना करें। एक्चुअली देखें, फिर बात वही है कि हम नाम लिए बगैर हम तो लॉ की प्रोविजन को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। लॉ ये कह रहा है कि अगर कोई शख्स किसी भी इदारे में काम कर रहा है, क्या आप वहां के कस्टमर को अपने साथ ले जाना अलाउ होगा? जाहिर है नहीं होगा, ऐसे तो लोगों के बिजनेसेस खराब हो जाएंगे। लॉ इसीलिए कह रहा है कि नहीं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा लें, लेकिन किसी पर रिस्ट्रिक्शन लगा के उसका कैरियर भी तो नहीं खत्म किया जा सकता। इसका मतलब है कोई एक लिमिट होगी कि यार यहां तक आप रिस्ट्रिक्शन लगाएं ताकि ये वाला काम ना खराब हो कि आप एक इदारे में काम कर रहे हैं, उसकी सारी कस्टमर बेस को लेकर आप चले जाएं, ये वाला काम ना हो। इसके लिए लॉ आपको थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगाना अलाउ करेगा, लेकिन आप कहें जी आप आइंदा ये काम करेंगे ही नहीं। मसलन आपने कोई एक इदारा सेल किया, आपने एक फास्ट फूड का इदारा बनाया हुआ था, आपने वो सेल कर दिया, जैसे कोई शॉप चलाकर इंसान सेल कर देता है।
अब वो कहे जी आप जिंदगी भर दोबारा फास्ट फूड का काम नहीं करेंगे, नहीं कहा जा सकता, ये बात है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज वॉइड। क्लियर होगी बात जी? अच्छा जी, अनसर्टेन एग्रीमेंट्स, ऐसे एग्रीमेंट जिसका आउटकम सर्टेन नहीं है, ठीक है ना, ये भी ठीक नहीं है। वेजरिंग एग्रीमेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट किसको कहते हैं? जुए को। पाकिस्तान और इंडिया के मैच पे जुआ लगा हुआ है, फलां पे जुआ लगा हुआ है, वज़ीर आज़म जाएगा कि नहीं जाएगा, इस पे जुआ लगा हुआ है। अच्छा जी, तहरीक-ए-अदम एतमाद पास होगी कि नहीं होगी, इस पे जुआ लगा। जुआरिये को तो सिर्फ एक ऐसा इवेंट चाहिए जिसमें होने और ना होने के दो एलिमेंट पाए जा रहे हो, दैट्स इट। चाहे वो मैच हो, चाहे वो कुछ हो, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो रहा हो, तो जुआ तो लगा रहा। इसको कहते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट। तो वो जो बुकी के साथ आपका एग्रीमेंट हो रहा है, अब ये हमारी कंट्री में वेजरिंग एग्रीमेंट अलाउ नहीं है। वो कहते हैं ये 7 एग्रीमेंट जो हैं दे आर डिक्लेयर्ड एज वॉइड। अगर आप कर भी लेंगे तो ये वॉइड एग्रीमेंट है, कोई दूसरा बंदा आपके खिलाफ इसको एनफोर्स नहीं कर सकेगा, ठीक है ना। तो बड़ा आसान सा सवाल हमें यहां से नजर आ रहा है एग्जाम के लिए, विच अनसर्टेनिटी में एक्सप्लेन करता हूं। असल में इसको मैं इसके साथ लिंक करके एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, यहां पर आएगा, ठीक है ना, इसलिए मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर रहा। 7 बातें आ गई, कौन कौन सी जी? एग्रीमेंट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज पार्टली अनलॉफुल। जी, यानी पार्टली एम्फेसाइज करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। एक है फुली, ठीक है। एक है यार आप मेरा घर बना दें, 2 करोड़ रुपया दूंगा और 1 किलो ड्रग्स दूंगा, ठीक है। तो कहता है जो पार्टली अनलॉफुल है ना, ये वाला एग्रीमेंट खराब है, ये वाली बात हो रही है। एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, दूसरी बात आ गई। एग्रीमेंट मेड विदाउट, तीसरा आ गया एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, ये अपने माँ बाप को समझाएं जाकर। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, कि अगर आप लीगल प्रोसीडिंग से किसी को मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं आप अदालत में नहीं जाएंगे, लेकिन इसको भी हमने थोड़ा समझा कि क्या मुराद है। और अगर हम इस तरह का कोर्ट है, ये आगे डिटेल आएगी एक चैप्टर में जाके, बड़ी तफसील से हम इसे पढ़ेंगे। अदनान यार चैप्टर 2 का प्रिंट निकाल के ना ऊपर रखवा दो, ठीक है, चैप्टर 2 रखवा दो, ताकि बच्चे आज ये ले लें, फिर 2 से 3 दिन में छप के आ जाएगी और ये गुजारा हो जाएगा। चैप्टर 2 का प्रिंट निकाल दो, लेकिन किसी अच्छे प्रिंटर से निकालना, वो टोनर जिसका ठीक हो, या उसी से निकलवा लो फोटोकॉपी वाले से। अच्छा जी, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, अनसर्टेन एग्रीमेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट। यस जी, क्या कह रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं मेरे से? अच्छा जी, तो वो कह रहे हैं कि ये 7 एग्रीमेंट वो हैं जो अगर आप करेंगे भी, भले स्टाम्प पेपर लिख लें, अंगूठे लगा लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन ये एग्रीमेंट लॉ मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अनसर्टेन एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट में बी वॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ अनसर्टेनिटी। द मीनिंग ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन। अब जरा इस बात को समझें, ये हम एज अ सेपरेट भी लिख रहे हैं, इस पॉइंट को समझें। पहले हमने यहां 7 में भी बात अनसर्टेनिटी की है, नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड एज, और सर्टेनिटी को अलग भी कह रहे हैं। इसमें क्या फर्क है? यहां वो ये कह रहा है कि अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसका आउटकम सर्टेन नहीं है, तो ये एग्रीमेंट नहीं किए जा सकते। और यहां वो ये बात कहना चाह रहा है कि आप कोई ऐसी अनसर्टेनिटी अराइज हुई है, लाइक एक शख्स कोई चीज सेल कर रहा है, एक शख्स के पास 2 गाड़ियां मौजूद हैं, एक कार ए है और एक कार बी है। कार ए की प्राइस 3 मिलियन थी जब उसने परचेज की थी, कार बी की प्राइस 6 मिलियन है जो उसने परचेज की। एक शख्स कहता है मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूं, 25 लाख रुपए की, आपने खरीदनी है। आपने कहा जी बिल्कुल मुझे गाड़ी तो चाहिए, एग्री कर लिया। बाद में पता चला वो जो बेच रहा था
वो इस गाड़ी की बात कर रहा था और आप ये समझ रहे थे, आप ये समझ रहे थे। तो लॉ कह रहा है यार ये तो जो सब्जेक्ट मैटर था वो सर्टेन ही नहीं हुआ। जब आप दोनों निगोशिएट कर रहे हो उस वक्त पता ही नहीं चला कि क्या बात हो रही है, क्लियर नहीं हुई थी। तो यहां सर्टेन से ये मुराद है कि पता हो एक्स वाई जी क्या चीज खरीदी या बेची जा रही है। फिर लॉ जो खुद एग्जांपल दे रहा है अपने उसके अंदर, वो कहता है जी एक शख्स डिफरेंट ऑयल सेल करता है, लाइक कुकिंग ऑयल सेल करता है, ऑलिव ऑयल सेल करता है, मस्टर्ड ऑयल सेल करता है, कोई डिफरेंट ऑयल सेल करता है। आपने एग्रीमेंट किया कि यार 1000 लीटर ऑयल में आपसे खरीद रहा हूं, कोई एक रेट तय हो गया। ये नहीं पता लग रहा कि कौन से ऑयल का जिक्र हो रहा है। तो लॉ फिर कह रहा है ये एग्रीमेंट वॉइड है ऑन द ग्राउंड ऑफ अनसर्टेनिटी, कि जो ऑब्जेक्ट है वो सर्टेन नहीं हो सकता, इसमें कैसे पता चले। लेकिन साथ ही लॉ कह रहा है कि यार इसका नाजायज फायदा ना उठा लेना। एक शख्स है वो एक ही तरह का ऑयल सेल करता है और वहां लिखा हुआ है कि जी 1000 लीटर ऑयल का मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो जाहिर है पता है किस ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये सर्टेन ट्रांजैक्शन है। बात समझ आ रही है? ये सर्टेनिटी इससे रिलेटेड बात हो रही है। अब आइए देखते हैं, एन एग्रीमेंट मे बी वॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ अनसर्टेनिटी। The meaning of an agreement must be certain or capable of being certain. और capable of being certain का मतलब ये वाली बात लिखी हुई है कि अगरचे यहां नहीं लिखा हुआ कि 1000 लीटर मस्टर्ड ऑयल का जिक्र हो रहा है, लेकिन वो शख्स सेल ही मस्टर्ड ऑयल करता है, तो इसका मतलब है कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन थी ये बात समझ आ रही है? नीचे यही एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। X a dealer in different type of oil agree to sell 1000 liter of oil to Y. This agreement is void on the ground of uncertainty because it is not clear what kind of oil is intended to be sold. लेकिन फिर नीचे ये लिखा कि अगर एक ही ऑयल होता तो फिर ये सर्टेन हो जाता, फिर हम इसे इस ग्राउंड के ऊपर ये बात नहीं कर सकते थे। क्लियर होगी बात जी? फिर आ जाए जी पॉसिबिलिटी ऑफ performance. The term of agreement must be capable of being performed. An agreement to do an act impossible in itself is a void. शुरू में मैंने एग्जांपल दी थी कि कोई शख्स कहता है जी मैं मुर्दे को जिंदा कर सकता हूँ, कोई शख्स कहता है जी मैं आपको चांद पे बगैर किसी इक्विपमेंट के भेज दूंगा, मैं दम करूंगा और आप चांद पर एक दम पहुंच जाएंगे, ठीक है ना? तो वो कह रहा है ये वाले एग्रीमेंट भी पॉसिबल नहीं। फिर आखिरी बात आ रही है, 10वीं बात आ रही है, साथ साथ अपने वो इसीलिए बार बार लिखा हुआ है कि जहन में नक्श होती रहे बातें आहिस्ता आहिस्ता। 10वीं बात आ रही है, 10वीं रिक्वायरमेंट आ रही है लीगल फॉर्मेलिटी। अब ये हर कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, असल में किसी कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए ये 9 बातें चाहिए। 10वीं बात है कि अगर लॉ किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व कर दे, ठीक है ना, बेसिकली लॉ ये कह रहा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपकी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। इन जनरली आप कॉन्ट्रैक्ट लिखकर भी कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट बोलकर भी कर सकते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन यानी इंप्लाइड भी हो सकता है, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं एक्सप्रेस और इंप्लॉयड, दो तरह से। अब एक्सप्रेशन दो तरह से आ सकते हैं, बोलकर आ सकते हैं, लिखकर आ सकते हैं। लेकिन सम टाइम कुछ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लॉ कहता है कि नहीं नहीं, इसकी ये लीगल रिक्वायरमेंट है, इसका लिखना जरूरी है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वर्बली नहीं हो सकेगा। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं, खाली लिखना जरूरी नहीं है, इसको लिखकर फलां इदारा है वहां रजिस्टर्ड भी कराना जरूरी है। तो फिर जब तक वो काम नहीं करेंगे, जैसे आजकल जब से लॉ एंड ऑर्डर की मसाइल हुए, तो आपने घर किराए पर दिया तो लॉ कहता है कि नहीं, पहले बात है किरायानामा तहरीरन बनाएं, ज़बानी ना करें, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट तो ज़बानी भी हो सकता था। फिर अगली रिक्वायरमेंट आ गई कि नहीं, लैंडलॉर्ड के टेनेंट के दोनों का शनाख्ती कार्ड लें, ये किरायानामा साथ लगाएं, ये रेलिवेंट थाने में जमा कराएं। लीगल फॉर्मेलिटीज कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के साथ अटैच की जा सकती हैं, तो फिर उन कॉन्ट्रैक्ट में ये एडिशनल रिक्वायरमेंट आ जाएगी। अदरवाइज ऊपर वाली 9 बातों तक हमारा काम मुकम्मल हो जाता है।
An oral contract is perfectly valid contract except in certain cases where a contract must comply with the necessary formalities as to writing, registration, etc. ठीक है ना? लॉ में भी ऐसे ही है, बाद दफा हमारा लॉ, हमारा रिलीजन कहीं कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा होता है, ठीक है? लॉ ऑफ द लैंड कुछ चीजों को किसी और तरह से लेकर चलना चाह रहा है, तो फिर हमें लॉ ऑफ द लैंड को मानना पड़ेगा। मसलन शादी, निकाह, रिलीजियस कंटेंट, इस्लाम कहता है निकाह दो लोग वर्बली भी कर सकते हैं, चाहे दो लोग ना भी हों, पूरी शादी हो रही है, उसमें निकाह फॉर्म का होना, उसका राइटिंग में होना, ये हमारी रिलीजियस रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारी लॉ ऑफ द लैंड की रिक्वायरमेंट है कि नहीं नहीं निकाहनामा राइटिंग में होगा, चीजें राइटिंग की जाएंगी, सिग्नेचर होंगे, फिर इसके बाद अभी भी खत्म नहीं हुआ, फिर यह निकाहनामा निकाह रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्टर्ड होगा। अदर लीगल फॉर्मेलिटीज, ठीक है? अभी हमने एक्सेप्शन पढ़नी है। अभी एक बात हमने पढ़ी है, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, इसकी एक्सेप्शन हमने एक पढ़नी है कि नहीं नहीं जो करीबी रिश्ते हैं हमारे, नेचुरल लव एंड अफेक्शन के रिश्ते हैं, अगर वहां कोई चीज विदाउट कंसिडरेशन दे दी जाए गिफ्ट में, तो क्या इस वादे की कोई लीगल हैसियत है कि नहीं है? तो हम कहेंगे नहीं नहीं, हाँ इसकी एक लीगल हैसियत हो सकती है, दो लीगल फॉर्मेलिटीज अटैच कर दें। नंबर 1, इसे राइटिंग में करना जरूरी है। नंबर 2, इसको रजिस्टर्ड करवा लें, फिर ये एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड हो जाएगा। मसलन एक फादर ने अपने सन से कहा कि मैं ये घर आपको गिफ्ट कर रहा हूं, इस एग्रीमेंट को हम कह रहे हैं इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसके साथ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, वो गिफ्ट डीड बनाए और इस गिफ्ट डीड को रजिस्टर्ड करा दे। अब अगर बाद में फादर नहीं दे रहे हैं तो अब अदालत में ये बात सुनी जा सकती है, ये आगे चलकर हम बात करेंगे। तो लीगल फॉर्मेलिटीज कुछ कॉन्ट्रैक्ट के साथ अटैच हो जाएगी, सबके साथ नहीं है। चंद कॉन्ट्रैक्ट हैं जहां कोई सेंसिटिव मामला आएगा, वहां हम कोई ना कोई छोटी मोटी लीगल फॉर्मेलिटीज अटैच कर देंगे। लीगल फॉर्मेलिटीज अमूमन राइटिंग से रिलेटेड होती हैं या रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड होती हैं कि किसी रेगुलेटर को, किसी इदारे को इन्वॉल्व कर लें ताकि कल को कोई हो मसाइल तो हम देखें यार वहां रजिस्टर्ड हुआ था कि नहीं हुआ था, फिर बात को आगे लेकर चल सकेंगे। इसका मतलब है किसी कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए कितनी चीजें चाहिए? 10 चीजें चाहिए। नंबर 1, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। नंबर 2, लीगल रिलेशनशिप। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर। बात समझ आ रही है? अब हमें एक तरह का सवाल तो ऐसे ही आएगा, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखना है नॉर्मली जनरली आजकल जो फैशन में, ट्रेंड में सवाल हैं वो ऐसे ही हैं, 3 मार्क्स 4 मार्क्स, 3 मार्क्स 4 मार्क्स। इसका मतलब है ये वाली एक्सप्लेनेशन भी रिक्वायर्ड नहीं है, वो वाली एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है। लिस्ट डाउन कर दें, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लिस्ट डाउन कर दिए। ये एक्सप्लेनेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं? अब तो किताब ने तो लिखी भी नहीं हुई है ज़्यादातर, हम क्यों केस स्टडी के लिए पढ़ रहे हैं कि जब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा जहां रटा नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, वहां पता चलेगा कि यार इलीगल में वो कोई इस तरह की बात कर देगा। एक तरीका हो गया। दूसरा एक तरीका हो सकता है वो अलग से इसको पूछे कि व्हाट टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, फिर ये हमारे काम आएंगी चीजें, ठीक है ना? या तो केस स्टडीज के लिए हम थोड़ा सा और अगले वीक में इंशाल्लाह हम केस स्टडी को लिखना कैसे है, लेकर कैसे चलना है, थोड़ा सा हमारा कोर्स आगे चला जाएगा एक वीक में। तो नेक्स्ट वीकेंड के आसपास सैटरडे तक हम वहाँ पहुँच चुके होंगे कि हमने केस स्टडीज़ के आंसर कैसे देने होते हैं। तो सॉरी, हाँ बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे। आपको 1-2 रोज़ में हम पूरा प्रैक्टिस मैनुअल सेपरेट देंगे, 2 हिस्सों में आपको किताब देंगे। एक बुक हम आपको दे रहे हैं नोट्स,
जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो याद करना है, तो वो 70-80 पेजेस होंगे, दैट्स इट। सारा कोर्स उसके अंदर आ रहा होगा, रट्टा ये लगाना है बस। फिर एक दूसरी किताब आएगी, वॉल्यूम 2 आएगा, जिसमें बताया गया इसको याद नहीं करना, इसको समझना है, ठीक है ना। प्रैक्टिस मैनुअल होगा, उसके अंदर हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो ऐसे चल रहे होंगे। आज आपने चैप्टर 2 ऊपर से फोटोकॉपी शॉप से ले लेना है, ताकि 1-2 दिन हमारा गुजारा चल जाए ये सारा काम। और मेरा ख्याल है ग्रुप आपका बन गया था, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना था अभी मेरा। हम थोड़ा सा पहले उसके ऊपर काम कर लें, ताकि मैं ये स्लाइड नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर सकूं। और एक्चुअली जैसे आजकल वो हम कह रहे होते हैं ना कि यार ये पॉकेट नोट्स आ गए हैं, ये फलां चीज़ आ गई है, ये एक्चुअली पॉकेट में तो सिर्फ आपकी आजकल मोबाइल है, ठीक है ना। तो पॉकेट नोट्स जब ही कहलाएंगे जब वो मोबाइल पर होंगे। तो ये मैं आपको PDF में अवेलेबल करूंगा। इसी तरह से आप बैठे बैठे इसको मोबाइल के ऊपर बड़ा इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे। उसके लिए हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं। ये ड्यूरिंग सेशन व्हाट्सएप ग्रुप 1 वे चलेगा। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ टीचर का आपके साथ कम्युनिकेट करना होगा, नोट्स प्रोवाइड करना। कोई ऐसे ऑड टाइमिंग पे अचानक से ऐसा मैसेज मुझे देना पड़ गया कि मुझे लगा यार कॉलेज जब तक आपको मैसेज करेगा आप लेट हो जाओगे, मैं पहले बता देता हूं कि आप घर से ना हो, या बारिश हो रही है, या कोई बात है, या मुझे कोई अर्जेंसी होगी, या वट एवर, कोई भी ऐसी रीज़न आ गई, तो 1 वे कम्युनिकेशन चल रही होगी। बट बिफोर 30 डेज, नो ये 2 वे नहीं होगा, इसीलिए मैं 30 डेज बिफोर एग्जाम ये 2 वे हो जाएगा, ताकि हम उस वक्त आप मेरे पास से फिजिकली क्लासेस से ऑफ हो चुके होंगे। अब आपको कोई सब्जेक्ट रिलेटेड बात पूछनी है तो फिर हम इससे पूछ सकेंगे, क्योंकि अभी तो हम रोजाना आ रहे हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड कोई बात है अब अगले दिन की क्लास में पूछ सकते हैं। अब बॉयज ने क्या करना है, आपने इस नंबर पर मुझे कैफ 4 लिखकर सेंड कर देना, कुछ और नहीं लिखना, नाम नहीं लिखना, व्हाट्सएप ही करना है, ठीक है ना। आपने मुझे, ये बॉयज के लिए बात हो रही है, गर्ल्स को मैं अलग बताता हूं क्या करना है। बॉयज के लिए ऐसे है, ठीक है। आपने कैफ 4 लिखकर मुझे सेंड कर देना है। मैं आपको उसके रिप्लाई में एक लिंक सेंड करूंगा, उसके जरिए आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। आज शाम को मैं ये स्लाइड नोट्स उसमें सेंड कर दूंगा, ताकि कुछ चीजें आपके पास यहां से आना शुरू हो जाएगी। क्लियर होगी बात जी? और अदनान रखवा दिया, ओके। इसके अंदर फोटोकॉपी शॉप पे अब ये बच्चे जाएंगे तो इन्हें चैप्टर 2 मिल जाएगा, ओके हो गया। अच्छा जी, ये तो बॉयज के लिए हो गया जी। अब आप लोग चले जाएं, गर्ल्स के लिए हमने क्या करना है जी, आप में से कोई एक बच्ची मुझे व्हाट्सएप कर दे, हम एक ग्रुप बना देंगे। मेरे ख्याल आप बल्कि बने हो पहले भी, किस क्लास में, टेक्स्ट में हो ना आप बने हो। आप एक कैफ 2 भी लिख दें, मैं आपको कैफ 4 मैं उसमें भी आपको ऐड कर लेता हूं, और ये इन बच्चियों को आप ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक होगी बात जी।